मेरा नाम रेहा है। यह कहानी मेरे बेटे मयंक और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसको पहले से ही एक बेटी थी और उसका नाम मुस्कान था। और मेरे पास भी एक बेटा था और मैं दोनों को एक समान प्यार करने लगी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर बेड की चादर हर दिन सुबह ही बदल दी जाती थी और मुझसे छुप छुपा कर वह पुरानी चादर धो दिया करती थी और खुद भी नहाने चली जाती थी। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई। कमरे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और भगवान से दुआ मांगी कि ऐसे दिन कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। मेरे पैदा होने से मेरे माँ बाप को कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों को बेटा चाहिए था। इसलिए हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना भी नहीं मानते थे और बहुत गुस्सा करते थे मुझ पर और बहुत नफरत भी करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात किया करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्द ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारा 3 साल का एक बेटा है और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक रोज़ स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और वो मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बेटे मयंक को मेरे माँ बाप के घर भेज दिया था। शायद उन पर अब मैं बोझ बन गई थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैं मेरे बेटे को लेकर चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत ही कोसते थे। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर अकेले में बहुत रोती थी। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी पहले से ही एक बेटी थी और मेरे पास भी एक बेटा था। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे लिए तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। हम लोग साथ में अब खुशी खुशी रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते मेरे बेटा मयंक 17 साल का हो गया और मुस्कान 16 साल की हो गई। इसी बीच जब मुस्कान के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर तो हो रही थी। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। हमारा अपना मकान था जिसमें 3 कमरे थे, इसलिए हमें किराए की चिंता नहीं थी और मेरे घर में ही किराने की छोटी सी दुकान थी, जिससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे कि अचानक से बहुत जोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया और मैं बहुत जोर से डर गई। मैंने देखा कि आवाज़ मयंक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। मैंने देखा कि कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर
मैं घबरा गई। मुझे लगा कि छत उसके ऊपर गिरी है। जब करीब गई और मैंने जाकर देखा तो मयंक वहाँ नहीं था। शायद बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत उसके चारपाई के ऊपर गिर गई थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि मयंक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो हम कैसे जी पाते। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत टूट चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब हमारे पास बस एक ही कमरा बचा था सोने को, और वो भी बहुत छोटा था। सिर्फ 2 चारपाई ही डाल पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई इतनी सर्दी में सो भी नहीं सकता था। इसलिए आप दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे, तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे। लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो जरूरी था। गुजारा तो करना ही था। थोड़े दिन तक तो सब ठीक था। फिर एक दिन दोनों लोग जब रात को कमरे में सोए तो सुबह मैंने देखा कि मयंक कुछ उदास और परेशान है और बेटी कमरे में अभी भी सो रही थी। लेकिन वो तो हर रोज सुबह जल्दी जाग जाती थी। सुबह जल्दी जागने की उसकी आदत थी, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। मैंने उसको आवाज़ लगाई पर वो नहीं उठी। हमने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन वो नहीं जागी। तब मुझे टेंशन होने लगी और थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि इसे क्या हो गया है। मैंने मयंक को बुलाया और कहा कि जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलो। इसे डॉक्टर ने देखकर कहा, ये बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहोश हो गई। इसको खून की कमी है। इसको अच्छा अच्छा खाना और फल खिलाओ तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और इससे भारी काम भी मत करवाना, बस आराम ही करवाना, अच्छी हो जाएगी। जब होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आ गई और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह कमरे में नहीं है और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो पाओगी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यह चादर ज़रूर धोनी है। हमारे घर में बिछाने के लिए एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? पर चादर इतनी भी गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने लगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और मयंक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था और दुकान घर की मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे और दिन इसी तरह से गुजर गया।
उस दिन मयंक ने मुझसे कहा, आज खाना बाहर ही खाकर आऊँगा, और वो रात में देर से आया था और मुस्कान भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति भी मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैंने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को हमेशा अपना ही बेटा समझता था। और मैंने भी मुस्कान को ये कभी नहीं बताया कि वो मेरी सौतेली बेटी है। उसने अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी और मेरा कहना भी मानती थी और घर के कामों में मेरा हाथ भी बंटवाती थी। और हमारे बीच मयंक ही अकेला मर्द था। वो हमारा इकलौता सहारा था। वह हमारा इकलौता सहारा तो था, वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी मिल जाएगी। तो मेरी बात मान लेता था। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मुस्कान फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया। हाँ, डॉक्टर ने वही बात कही। मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में आपने क्या खिलाया? मैंने बोला, वही रोटी, दाल, सब्जी और फल भी खिलाए। मैंने उनको सारी बात बताई। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद में चले गए। मुस्कान को जब होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई, ये क्या कर रही है? वो तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से ही देख रही थी, क्योंकि वो जो भी कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती है। यह सब क्या हो रहा था? यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। मयंक उसके लिए था तो सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं और दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत ही थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं रोती और सोचती रहती, ये सब क्या हो रहा है? एक औरत कमज़ोर तब होती है जब बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे दिन उसने फिर से चादर धोकर छत पर सुखाई। वह भी आसपास भी देख रही थी जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से ये सब देख रही थी। मैंने भी उसको ये एहसास नहीं होने दिया। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले कि नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। अब दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर
चले जाते थे। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। मयंक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बताती तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ। यहाँ खाने के पूरे पैसे नहीं हो पा रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ, जब मैंने अपने बेटे मयंक और मुस्कान को कुछ ऐसी बातें करते सुना कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरा बेटा कह रहा था, यह तो तुमने तो अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब बंद कर देते हैं। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है और इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ही सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, 4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वह घबराई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया है। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा? और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी हरकत की है और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने चादर धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरा जी भी खराब हो रहा है। इस वजह से मुझे उल्टी आ गई, तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक मयंक भी आ गया। उसने कहा कि माँ, क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी कि जो मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही है। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी भी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी।
कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाजा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। वह दोनों ऐसे ही शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा खोला है? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस समय क्यों जागेंगे, क्यों बात करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं ये सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि चाकू लगी है, लेकिन चाकू तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छिपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते, कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। मयंक तो था, मुस्कान का तो सौतेला ही भाई। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की उस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, ये दवाई है, तुम्हारी इस परेशानी के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई। किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा था? आखिर ऐसी क्या बात है जो इनको परेशान कर रही है और दोनों इसको हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी? मेरी बेटी ने दवाइयों को फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लों में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होंगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह गोलियां खत्म हो गई थी और एक दिन
वह फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले गई। मुझे खोलकर देखना था कि ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपने बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उस पर सफ़ेद भूरे बाल थे और पूरी तरह बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ये पता चल ही गया था कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वो चादर कहाँ है? तो मैंने उससे कहा वह तो मैंने धोकर डाल दी है। यह कहकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और चादर पर जो भी लगा हुआ है बता दो, ये सब कुछ क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे और आप भी इसीलिए बहुत परेशान रहती थी। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते, जिससे इस घर खर्च में हम आपकी मदद कर पाएँ। लेकिन जब भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया, दरअसल उसने बहुत ही अच्छी किस्म के कुत्ते के बच्चे पाल रखे थे और वो 4 से 5 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया था। उस काम के बहुत सारे पैसे भी दिए थे। दरअसल भाई अभी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन कुत्ते के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी। लेकिन हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे कुत्ते के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। तो भाई का दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा है। और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि उन्हें लेकर वह दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी।
मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। हमने हर बार सिर्फ हमारे घर के बारे में ही सोचा, क्योंकि हम आपको इस परेशानी में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हमको भी आपकी मदद करनी थी। आपको इस तरह से चिंता में अकेले नहीं देख पा रहे थे। उसने हमेशा मुझसे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की, बल्कि वो हमारा साथ ही देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरे दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद कर देती थी। वह कहता था कि मैं रात को भी संभाल लूँगा, लेकिन वो दिन को बहुत मेहनत करते थे। इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को मैं संभाल लूँगी और रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात मयंक को नहीं बताई। मुस्कान ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अभी काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद मयंक ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में अब कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे, चाहे वह मेरे पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात को उनको एहसास था और ये एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस इतना कहना चाहूँगी, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी कि बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ी होशियारी ज़रूर करें, वह गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ और वह हो भी सकता था, और अगर हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें और वह कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें, और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें, और वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उनसे जानकारी लेते रहें। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऐसी ही स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।